हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन लेसन नंबर 16 देखेंगे। ओके, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसका मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब है जो आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, मतलब आपके आँख का कलर हो सकता है, आपके बाल कर्ली है कि स्ट्रेट, ये हो सकता है। फिर आपका हाइट हो सकता है, आपका बॉडी वेट हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ हमें हेरिडिटी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, और वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब है कि जैसे आपके फैमिली में अगर आप लोग मिलके 3 भाई बहन हो तो आप तीनों के बीच में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, लेकिन आपके माँ बाप तो सेम है, लेकिन आप में फ़र्क है। लेकिन आप में कुछ कुछ चीज़ें मैच भी हो सकती है, लेकिन आप लोग अलग अलग हैं। तो ये जो वेरिएशन है वो उसका मतलब वो बताता है, मतलब वेरिएशन मतलब अलग अलग टाइप्स। ओके, हेरिडिटी का मतलब जो आप अपने माँ बाप से या अपने एंसेस्टर से इनहेरिट करते हो। ठीक है, तो आप अपने क्लास में जैसे यहाँ बताया है कि आप अपने दोस्तों को देखोगे तो आप सब अलग दिखते हो, है ना। तो इधर एक टेबल बताया है, तो आप अपने आप से खुद से भर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना फ़र्क है, एक ही फैमिली में कितना फ़र्क है ना, उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, हमने पहले वाले लेसन्स में भी पढ़ा है कि कैसे हर स्पीशीज़ में बहुत के अंदर ही बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ना। तो ये वेरिएशन किस लिए होते हैं वो सब हम इस लेसन में देखेंगे। ओके, अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? The branch of biology which studies the transfer of characteristics of organisms from one generation to the next and genes in particular is called genetics. आपने सबने जेनेटिक्स सुना होगा, आजकल जीन्स के बारे में बहुत बात होता है, डीएनए, आरएनए, जीन्स, ये वो, है ना। तो ये क्या होता है? जेनेटिक्स जो एक बहुत बड़ा ऐसे पार्ट है बायोलॉजी का, दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब एक जनरेशन से दूसरे, मतलब आपके मम्मी डैडी से आपको, या तो उनके माँ बाप से उनको, फिर आप उनसे आपको, आपसे आगे आगे वाले जनरेशन को, कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होता है। यानी कि एक से एक कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, खासकर जीन्स, इसे कहते हैं जेनेटिक्स। इसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, न्यू प्रोजेनी इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोजेनी मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे, जो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं ना, प्रोजेनी उसको कहते हैं। इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, हम सबको पता है वो। Except for a few minor differences, the offspring shows great similarities with parents. Organisms produced by asexual reproduction show minor variations. ठीक है, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में देखते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में देखते हैं। ओके, और बहुत सारे बैक्टीरिया में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो जो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में बहुत ग्रेट वेरिएशन है। जैसे आप प्लांट्स और ट्रीज़ को देखोगे तो आपको एक आम के पेड़ को दूसरे आम के पेड़ से ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक ही जनरेशन में आपके अगर कोई बहन है या आपका कोई भाई है, आप दोनों में आप बहुत फ़र्क देखोगे, है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। अभी यहाँ पर कुछ कुछ फेशियल फीचर्स दिखाए हैं। देखो इसके जो फेशियल फीचर्स है, इसमें नोज़, लिप्स, देखो ये फ़र्क देखिए, इसका लिप्स, इसका कान का ईयर लोब का जो स्ट्रक्चर है वो, इसके आईब्रोज और आँख, हेयर लाइन, देख रहे हैं ना। तो बहुत फ़र्क है, वेरिएशन बहुत होता है। नाउ हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी बेसिकली जस्ट ट्रांसफर ऑफ जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके माँ बाप से मिले हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। अभी जैसे एक आपका इंग्लिश में एक लेसन था हेरिटेज, किसी ने तो कमेंट किया था कि हेरिटेज, मैंने कहा कि हेरिटेज और हेरिडिटी सेम है, ऐसे तो मैं कहूँगी नहीं, लेकिन बात यह है कि हेरिटेज का भी कुछ मतलब होता है। हेरिटेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उसको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो। जैसे आपको कोई, आपकी मम्मी ने कोई सोने का चेन दिया है, तो वो आपने, यू हैव इनहेरिटेड इट, आपका प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको दिया है ना। या कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, तो वो आपका हेरिटेज बन जाता है।
हेरिडिटी हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमें हमारे बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हेरिटेज हमारे प्रॉपर्टी और हमारी जो फिजिकल जो चीज़ें हैं, मतलब जो मटेरियल चीज़ों के से रिलेटेड है। ओके, अभी इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। हाउ डू स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में कुछ कुछ पर्टिकुलर एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स कैसे आते हैं, अभी यहाँ आपको ध्यान से सुनना है। दो देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, देर आर सम डिफरेंसेस टू। These similarities and differences are all the effect of heredity. Let us study the mechanism of heredity. ठीक है, जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम में है सब हेरिडिटी की वजह से ही है। ओके, तो लेट अस स्टडी अभी जो कैसे होता है ये हेरिडिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज स्टोर्ड इन द डीएनए। अभी देखो हम डीएनए के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। डीएनए इज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। तो ये डीएनए की वजह से बहुत कुछ हमारा एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज डीएनए में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमारे बॉडी के हर चीज़ के बारे में डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, जिसके बेसिस में हमारा बॉडी फंक्शन करता है। मतलब अभी हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। नाउ इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। हमारा हर एक बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, आपको पता है ना। जो ये जो सेल्स है ना, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, यानी कि ब्रेक डाउन और उसको जो भी नेसेसरी प्रोटीन बनाने रहते हैं वो सब कौन करता है, सेल। हमारा हर सेल एक फैक्ट्री के जैसा है, उसके अंदर सब कुछ है जो करना, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत कुछ अलग अलग ऑर्गेनेल्स है। तो ये सब मिलके प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन कहाँ से हमको मिलता है, हमारे फूड इंटेक से हमें प्रोटीन मिलता है ना। लेकिन ये जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या करना है वो प्रोटीन के साथ, क्या बनाना है उस प्रोटीन से, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, वो डीएनए में रहता है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए कि डीएनए के अंदर हमारे हर बॉडी के हर सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए, हाँ, और क्या सिंथेसिस करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर होता है। The segment of DNA which contains all the information for synthesis of a particular protein is called a gene for that protein. तो DNA का जो पोर्शन जिसके अंदर इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, जैसे मैंने कहा डीएनए के पास, डीएनए में हमारा बॉडी का सारे फंक्शन का स्टोरेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। लेकिन अभी डीएनए का जो सेगमेंट जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन है उसे जीन कहते हैं, फॉर दैट प्रोटीन। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन हमारे बॉडी में है, तो हर चीज़ के लिए एक अलग सेगमेंट है, हाँ, और अलग जीन है। तो जो डीएनए के अंदर जो सेगमेंट जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन है उसे जीन कहते हैं, फॉर दैट प्रोटीन, उस प्रोटीन के लिए उसे जीन कहते हैं। ओके, it is necessary to know the relationship of these proteins with the characteristics of organisms. Now to understand the concept of heredity, let us consider the characteristic plant height. हम plant के height के ऊपर अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। We know that there are growth hormones in plants, है ना, हमारे अंदर भी growth hormones है plants के अंदर, इसलिए वो बढ़ते हैं, hormones की वजह से बढ़ते हैं। Now increase in height of plants depends upon the quantity of growth hormones. कितना वो plant का height बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, कितना growth hormones उसके अंदर है। ओके, तो प्लांट का हाइट किस पे डिपेंड करता है, कितना इंक्रीज होगा, अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स। द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न एंजाइम। अभी कितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, जो एंजाइम जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका कितना एफिशिएंसी है, कितने एफिशिएंट, मतलब कितने होशियार है, ऐसा पकड़ सकते हैं। एफिशिएंसी मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप बहुत एफिशिएंट हो, कैसे, आप कितने होशियार हो। तो जो एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, वो एंजाइम कितना एफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो एफिशिएंट एंजाइम्स प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन ड्यू टू विच द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस। तो अगर आपका एंजाइम्स बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही केपेबल है ज़्यादा क्वांटिटी ग्रोथ हार्मोन का प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्लांट का हाइट ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर लेस एफिशिएंट है तो प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, उसे कहते हैं स्टंटिंग,
प्लांट का स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं ना, एक अच्छा ग्रोथ होता है, सपोज इतना बढ़ना चाहिए तो सिर्फ इतना बढ़ेगा, तो इसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या है? द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। ठीक है, अभी सेल का जो न्यूक्लियस आपको पता है सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, हाँ, जो द न्यूक्लियस है ना उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जो आपका हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, क्या है वो? जो आपके ट्रेड्स जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जो आपको पेरेंट्स से मिले, तो वो इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर, ये है एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर है आपका क्या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो इसके अंदर है। अभी इट इज मेड अप मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसका जो मेकअप है किस चीज से बना है? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ये क्रोमोसोम पूरा न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन से बना रहता है। तो ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमोसोम्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं ना, सेल डिवाइड्स होते हैं ना, सॉरी, व्हेन सेल्स डिवाइड, आप नेक्स्ट ईयर माइटोसिस मियोसिस ये सब पढ़ोगे तो आप उसमें क्लियरली बताएंगे कि क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो अभी आपको ये पता होना कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ओके, तो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम को आप अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे ना, मतलब देखोगे तो आपको उसका डिवीजन के साथ क्रोमोसोम्स दिखाई देते। तो genes which contain the information about the hereditary characteristics is coded form are located on chromosomes। तो हमने जो अभी जीन्स के बारे में पढ़ा था ना, वो जीन जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो जो जीन है, तो जीन जो जीन्स विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कोडेड फॉर्म, ये जो कोडिंग के फॉर्म में रहता है, मतलब ये डी कोडिंग के लिए हमारे पास आरएनए है, आरएनए डी कोड करता है, उसको अब आगे देखते हैं अभी। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन जो जीन के अंदर है, वो किधर लोकेटेड है? इस क्रोमोसोम में लोकेटेड। और ये क्रोमोसोम किधर लोकेटेड है? सेल के न्यूक्लियस में। ओके, तो ईच स्पीशीज हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर स्पीशीज में एक स्पेसिफिक, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर स्पीशीज में होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम होंगे तो भी डिफेक्ट हो सकता है ऑर्गेनिज्म में, ज़्यादा होंगे तो भी डिफेक्ट हो सकता है। तो इस चैप्टर के एंड में हम लोग वो हेरिडिटरी डिफेक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है, और क्रोमोसोम में कम ज़्यादा नंबर होने से क्या डिफेक्ट होता है। तो अभी इतना आप समझ गए। अभी नेक्स्ट याद देखो, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए and it appears dumbbell shaped midway during cell division। अभी हर क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है, ठीक है, हर क्रोमोसोम डीएनए से बना है एंड इट अपीयर्स डम्बेल शेप। डम्बेल शेप्ड दिखता है। यहाँ पर एक आगे एक पिक्चर है, यहाँ पर इधर एक आपके, हाँ, यहाँ देख रहे हैं, तो डम्बेल शेप, डम्बेल है ना जो आप एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, तो ये क्रोमोसोम क्या शेप में दिखते हैं? डम्बेल शेप्ड। ओके, कब वो फॉर्म कब लेते हैं? सेल डिवीजन के बीच में। सेल डिवीजन के बीच में उनका शेप वैसा दिखने लगता है। देयर इज ए कंस्ट्रिक्टेड रीजन, आप यहाँ देख रहे हैं, कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम। इट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? दब जाना। जो दब जाता है ना, ये पोर्शन जहाँ दबा हुआ है उसे कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम में कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, ये जो रीजन है कंस्ट्रिक्टेड है, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है उसके प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर कहा जाता है। दिस डिवाइड्स द क्रोमोसोम, यही है जो सेल को क्रोमोसोम को डिवाइड करता है सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर्म। द सेंट्रोमियर हैज ए स्पेसिफिक पोजिशन इन ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी आप समझ गए,
तो ये जो क्रोमोसोम है ना, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए, और इट जब सेल डिवीजन होता है इट लुक्स लाइक अ डम्बेल, और इसके ना सेंटर में या तो अलग अलग पोजीशन में क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर करके एक स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, इसके यहाँ पर ये डिवाइड होता है, ठीक है, और इसके जो ये पार्ट्स है ना निकले, उन्हें आर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसके डिवीजन के, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस में 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ओके, लेट्स सी विच आर दे। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक है मेटासेंट्रिक, द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट। मेटासेंट्रिक जो है, आप यहाँ पर देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमियर है एग्जैक्टली सेंटर में है, तो वो क्या करता है, क्रोमोसोम को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है, एंड लुक्स लाइक द लेटर वी। द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि सेंटर में डिवाइड करता है, दोनों आर्म का लेंथ सेम होता है। फिर सब मेटासेंट्रिक, द सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट, एकदम मिड पॉइंट पे नहीं है, समवेयर नियर द मिड पॉइंट, और उसका शेप एक लेटर एल जैसा लगता है, उसमें एक आर्म लंबा है, एक आर्म शॉर्ट है। फिर एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में द सेंट्रोमियर इज नियर one end of this chromosome which therefore looks like the English letter J. One arm is much smaller than the other. आप यहाँ देख रहे हो, ये तो है छोटा, लेकिन ये एक आर्म से बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। फिर टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्या है, द सेंट्रोमियर इज राइट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एकदम क्रोमोसोम के एंड में है, तो इट लुक्स लाइक द स्मॉल लेटर आई, और इसके पास एक ही आर्म होता है, ठीक है। तो जनरली इन सोमैटिक सेल्स क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स. If the pair consists of similar chromosomes by shape and organization, they are called homologous chromosomes. And if they are not similar, they are called heterologous chromosomes. तो somatic cells जो है उसमें chromosomes pairs में आपको मिलेंगे. तो अगर pair में similar type के chromosomes है, same type के shape और organization के हैं, तो उन्हें homologous कहते हैं, मतलब similar homologous. Heterologous मतलब डिफरेंट. इफ दे आर नॉट सिमिलर, मतलब शेप और साइज अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं, तो वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स है. इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वन ऑफ द क्रोमोसोमल पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. अभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें एक जो पेयर रहता है वो बाकी सारे पेयर से अलग रहता है, ठीक है. मतलब अगर 22 पेयर है तो उसमें से 21 पेयर सेम है और जो 22वां पेयर है वो अलग है. पेयर मतलब जोड़ी. क्रोमोसोम्स ऑफ दिस डिफरेंट पेयर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. ये जो अलग वाला जो क्रोमोसोम पेयर है ना, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो हमारे रिप्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे लेके जाते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स. इट इज यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. और एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम है एलोसोम्स. एंड ऑल अदर क्रोमोसोम्स, जो 22 में से जो 21 है जो सेम है उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो एक अलग है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ओके, अभी डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं. डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम्स हमने देखा है मेनली मेड अप ऑफ डीएनए. और ये किसने डिस्कवर किया था? स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मीशर इन 1869 वाइल स्टडिंग व्हाइट ब्लड सेल्स. वो व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर रिसर्च करा था, तब उन्होंने ही फाउंड दिस द एसिड. नाउ इनिशियली दिस एसिड वाज रिपोर्टेड टू बी ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स. पहले क्या कहा गया था? ये सिर्फ सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड करके भी नाम दिया गया था. लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज किया कि इट इज प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स, वो सेल के दूसरे पार्ट्स में भी है. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है, वो हर ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे. वायरसेस, बैक्टीरिया या ह्यूमन बींग्स, हर जगह आपको ये, हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको डीएनए मिलेंगे. दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रोल द फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डिवीजन या रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल्स. इनको मास्टर मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल, ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ऑर्गेनिज्म है, डीएनए का स्ट्रक्चर सब ऑर्गेनिजम्स में सेम है. हमको पता है वो डबल हेलिक्स का है ना, डबल हेलिक्स का उनका शेप, डीएनए का शेप है. तो ये हर ऑर्गेनिज्म में ये शेप, स्ट्रक्चर जो है इसका वो सेम है. तो इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल बनाया, डीएनए मॉलिक्यूल का. एज पर दिस मॉडल, 2 पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स के 2 पैरेलल थ्रेड एक दूसरे से
कॉइल्ड, एक दूसरे के चारों तरफ कॉइल्ड है, मतलब दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, पैरेलल है, जैसे सीढ़ी के जैसे। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए डबल हीलिक्स, ठीक है। और उसमें ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड ये ऐसे कनेक्टेड है, देखो आप आगे दिखाते हो। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद अ कॉइल्ड एंड फ्लेक्सिबल लैडर, ओके। अभी देखो इधर, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। Now each strand in the molecule of DNA is made up of many small molecules known as nucleotide. अभी डीएनए के हर स्ट्रैंड, हाँ, each strand molecule of डीएनए के मॉलिक्यूल के हर स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डीएनए का हर मॉलिक्यूल और छोटे मॉलिक्यूल से बनाया गया, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड्स के 4 टाइप है, ठीक है। अभी ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, यहाँ देखो इस वाले में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, हाँ। एक है एडेनिन, ये जो ए दिख रहा है वो है एडेनिन, जी दिख रहा है वो ग्वानिन है, सी दिख रहा है वो साइटोसिन है, सी की तरह सी इधर देखो, सी साइटोसिन है, और जी ग्वानिन है, और एक टी है, देखो टी की तरह, टी इधर देखो, टी, ये है थाइमिन, ठीक है। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है डबल हीलिक्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक है और ये एक है, ये कैसे कनेक्टेड है, विद दिस न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है, और जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ ही पेयर करता है। तो जो एडेनिन और ग्वानिन है, एडेनिन एंड ग्वानिन, इन्हें कहते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन आर कॉल्ड प्यूरिन्स। और ये जो साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, इन्हें कहते हैं पिरामिडिन्स। ये आपको नेक्स्ट ईयर में आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में उस स्ट्रक्चर के साथ आपको सिखाया गया है कि ये प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स वो कैसे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डबल हेलिक्स शेप है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, हाँ। नाइट्रोजिनस जो बेस है, मतलब इसमें नाइट्रोजन बॉन्डिंग है, जो बेस है वो किससे बने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और हमेशा साइटोसिन और ग्वानिन पेयर होते हैं, एंड एडेनिन एंड थाइमिन पेयर होते हैं। और जो साइटोसिन और थाइमिन को पिरामिडिन्स कहा जाता है, और एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन्स कहा जाता है, ओके। नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ फॉस्फोरिक एसिड आर ईच जॉइंट टू अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ अटैच्ड है। एज there are 4 types of nitrogenous bases, nucleotides also are 4 types. अभी ये nitrogenous bases 4 टाइप के हैं, इसलिए जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड लाइक अ चेन इन ए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। द 2 threads ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कंपेरेबल टू द 2 rails ऑफ अ लैडर। जो हमने यहाँ देखे, ये सीढ़ी के जैसे, सीढ़ी के 2 साइड जैसे, लेकिन जो कहीं कहीं आप स्पाइरल सीढ़ी देखते हो ना, वैसे टाइप का, ठीक है। तो ईच रेल इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटली जॉइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। हर रेल ऑल्टरनेटली जॉइंट, मतलब एक छोड़ के एक जॉइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड के जॉइंट्स है। तो ईच रंग ऑफ द लैडर, हर एक जो स्टेप है लैडर का, इज मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे हमने देखा साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन, ओके। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ ग्वानिन, ओके। नाउ जीन, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। हर एक जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है। नाउ सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीन्स। अगर डीएनए के एक सेगमेंट को आप काटोगे तो उसे जीन्स कहते हैं। नाउ ड्यू टू वैरायटी इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अभी आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो इसलिए अलग अलग टाइप के जीन्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर फॉर्म। दीज जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, and genes control the structure and function of the cells and of the body. तो क्या करते हैं जीन्स, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलावा हमारे बॉडी को भी फंक्शन कंट्रोल करते हैं। ऑल्सो दे ट्रांसमिट द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और दूसरा क्या करते हैं जीन्स, दे ट्रांसमिट हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हमें पेरेंट से मिले वो किसने ट्रांसमिट किया है, थ्रू द जीन्स, ओके। हेंस दे आर सेड टू बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसलिए जीन को ये याद रखना है आपको, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी,
इट इज जीन। ओके, तो आपको क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो आपको कहना है इट इज द जीन। दैट इज वाई मेनी सिमिलरिटीज आर सीन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। इसकी वजह से, क्योंकि ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, इसलिए हमारे अंदर भी उनके जैसे गुण रहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द जीन्स। तो हमने देखा था कि जो जीन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में है, जीन्स में है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखो, द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन द डीएनए ऑफ ए पर्सन। एक आदमी के जो जीन में जो डीएनए का सीक्वेंसिंग है ना, दैट इज द जीनोम ऑफ द पर्सन इज आइडेंटिफाइड। इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द लाइनेज एंड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स बिकॉज इट इज यूनिक टू एवरी पर्सन। ये बहुत यूनिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो इससे आप इनका एंसेस्ट्री निकाल सकते हो, उनका उनके परदादा कौन थे, दादा कौन थे, ऐसे पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, यहाँ देखो, ये है आपका शुगर के साथ जो बेस बनता है, जो फॉर्म होता है। देखो, एडेनिन थाइमिन हमेशा साथ में पेयर होता है, और ग्वानिन साइटोसिन, दीज आर ए पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। ये एक को एक पेयर बोलते हैं ना, एक जोड़ी ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, और न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ये है रेल्स ऑफ द डीएनए मेड अप ऑफ शुगर। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस के साथ फॉस्फोरस और शुगर का बॉन्डिंग दिखाया है इसमें। ओके, इतना डिटेल में नहीं दिखाया इधर, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर में थोड़ा और डिटेल में आपको ये सिखाया जाएगा। अभी के लिए इतना बस है। ओके, नाउ सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन, ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए है, अभी आरएनए करके भी एक मॉलिक्यूल है ना। आरएनए इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। डीएनए के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आरएनए। क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अभी आप ये फर्क देखो इधर कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन था। आरएनए में क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये एक फर्क है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, और ये डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए में कैसा था, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड आर जॉइंड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, और इसमें न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। थोड़े जो मेन डिफरेंसेस डीएनए आरएनए में, आप ध्यान से उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो कभी अगर पूछा तो आप बता सकते हो। तो एक डिफरेंस है इनके मेकअप में, क्या है वो, इट इज न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड जॉइंट टू अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। इधर राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। इसमें बेसिस में क्या फर्क है, इधर आरएनए में यूरासिल है और डीएनए में थाइमिन है। The nucleotide, that is the smallest unit of the chain of the RNA molecule, is formed by the combination of a ribose sugar, phosphate molecule and one of the nitrogenous bases. Now, large numbers of nucleotides are bonded together to form the micromolecule of RNA. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल के बॉन्ड होके एक आरएनए का मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो बड़ा एक आरएनए का मॉलिक्यूल, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे लार्ज नंबर साथ में बॉन्ड होके एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ आरएनए बनाते हैं। और इसके 3 टाइप, एक तो है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए कहते हैं। इसमें द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनल, जो सेल के अंदर जो राइबोसोम करके जो ऑर्गेनल है, वो तो मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, जो आरएनए का जो मॉलिक्यूल जो उसका कंपोनेंट राइबोसोम का है, वो राइबोसोमल आरएनए उसे कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये है आरएनए, जो आपका सेल के अंदर जो राइबोसोम रहता है ना, उसका एक कंपोनेंट है, वैसे इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो आरएनए करता है। अभी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मतलब जो मैसेज लेके जाता है, तो उसको एमआरएनए कहा जाता है। तो द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स। अभी जीन्स से जो इंफॉर्मेशन कौन लेके आता है, देखो जीन्स के पास सारी इंफॉर्मेशन है ना, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अभी वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन लेके आएगा, एमआरएनए लेके आएगा। ठीक है, एमआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द जीन्स। तो जीन्स से वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेके राइबोसोमल आरएनए के पास आता है। दैट इज डीएनए चेन इन द सेल न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म किधर होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पर राइबोसोम रहता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
तो आरआरएनए उसके अंदर एक कंपोनेंट है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जीन से लेके आता है और राइबोसोम के पास पहुंचाता है, हाँ, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए क्या है, टीआरएनए, द आरएनए मॉलिक्यूल विच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए कैरीज द एमिनो एसिड अप टू द राइबोसोम। अभी जो एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत है प्रोटीन, हाँ, वो जो एमिनो एसिड जरूरत है वो कौन लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए लेके आता है। किस बेसिस पे लेके आता है, जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए जीन से लेके आया उस बेसिस पे टीआरएनए एमिनो एसिड लेके राइबोसोम को सप्लाई करता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। समझ गए क्या, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लो, बहुत एकदम सिंपल नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाओगे ना कैसा है। तो जीन के पास प्रोटीन सिंथेसिस का इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का इन्फॉर्मेशन लेके कौन आएगा, मैसेंजर आरएनए ले। मैसेंजर मतलब क्या होता है, जो संदेश लेके आता है। तो यार मैसेंजर का मतलब संदेश लेके आने वाला, तो संदेश लेके आने वाला एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जीन से इन्फॉर्मेशन लेके आता है आरआरएनए के पास, सॉरी इधर साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स में, ठीक है। और टीआरएनए क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेके आया ना, वो उसके हिसाब से एमिनो एसिड लेके राइबोसोम को सप्लाई करता है, जिससे वो फिर वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाता है। तो सब मिल के एक बहुत बड़ा फंक्शन चलता है, लेकिन सबका अलग अलग काम है, सब अलग अलग काम करके एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और ये सब इतने जल्दी होता है कि हम हर सेल में हर मिनट में ये काम चलता रहता है। आप सोचिए हमारा बॉडी कैसे काम करता है, ओके। तो ये हो गया आपका वो डीएनए और ये सब। अभी हम ना ये जो मेंडल्स प्रॉपर्टी ऑफ हेरिडिटी है, ये आई थिंक हम लोग ये नेक्स्ट लेसन में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अलग नहीं है मतलब ये नेक्स्ट, इसके बेस में अभी क्या है, वेरिएशन कैसे होता है वो सब देखने के लिए, ओके। तो ये लेसन का ये पार्ट 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, ओके। अच्छे से पढ़ो, समझ लो, समझ जाओगे तो सब इजी पड़ता है, ओके। टेक केयर, गॉड ब्लेस।